बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाथवे ऑफ द ब्लड। क्योंकि हमारा आर्टिकल स्टार्ट था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसमें हमारी लास्ट टाइम डिस्कशन थी ब्लड की कंपोजिशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि वो ब्लड फ्लो किस जगह में कर रहा होता है। इट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। क्यों? क्योंकि ये टाइप है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्लियर हो गया? तो ब्लड वेसल्स तीन तरह की हैं। पहली है आर्टरी। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वो ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से अवे लेकर जाती हैं, दीज आर कॉल्ड एज आर्टरीज। और सेकंड पॉइंट इनका ये होगा कि दे कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दे कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। जैसे पल्मोनरी आर्टरी की जब हम बात करेंगे तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्लियर? तो बेसिक डेफिनेशन होगी कि वो ब्लड वेसल जो कि ब्लड को हार्ट से अवे लेकर आती है। क्लियर? अब जब आर्टरी आगे जाकर डिवाइड होती है स्मॉलर ब्रांचेस में, उसको हम कहते हैं आर्ट्रियोल। इनका डायमीटर आर्टरी की निस्बत कम होता है, नेचर सेम होती है। ठीक है? अब जो आर्ट्रियोल है दे अगेन डिवाइड। क्वेश्चन आता है उसकी रीजन क्या है, आर्ट्रियोल डिवाइड क्यों करता है? डिवाइड करने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि आर्ट्रियोल का डायमीटर होता है ज्यादा। जब ब्लड वेसल ने टिश्यू को ब्लड सप्लाई करना होता है तो वो डिवाइड होकर रीब्रांच होती है। पहले ब्रांच बनाएगी, फिर री ब्रांच बनाएगी, और यहां पर एक नेटवर्क बना देगी उन ट्यूब्स का जो कि स्मॉलर होती हैं, नैरोअर होती हैं। दीज आर कॉल्ड एज कैपिलरीज। ये है सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड वेसल। एक है आर्टरी। आर्टरी जो ब्रांच बनाएगी आर्ट्रियोल, जो आर्ट्रियोल मजीद डिवाइड होगी और स्मॉलर डक्ट्स में कन्वर्ट होगी, दे आर रेफर्ड एज कैपिलरीज। अब कैपिलरीज जब एक्सचेंज कर लेंगी तो ये दोबारा ज्वाइन करेंगी और स्ट्रक्चर बनाएंगी वेन्यूल का, और वेन्यूल एंड पर जाकर स्ट्रक्चर बना देगा वेन का। मतलब वेन्यूल ज्वाइन करेंगे और स्ट्रक्चर बन जाएगा वेन का। व्हाट आर वेन्स? विच कैरी ब्लड टू द हार्ट। जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आ रही हूं, इधर से ब्लड की डायरेक्शन हार्ट की तरफ होगी। दीज आर कॉल्ड एज वेन्स। क्लियर? तो डिफरेंट वेन्यूल इकट्ठे होकर वेन बना रहे होते हैं। तो ये तीन मेजर डक्ट्स हैं, आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन। क्लियर हो गया? अब हम डिस्कस करते हैं आर्टरी, वेन और कैपिलरी के स्ट्रक्चर को। आर्टरी और वेन दोनों जो है ये तीन मेजर लेयर से मिलकर बनी होती हैं। सेकेंड लेयर एंड दैट इज द थर्ड लेयर। क्लियर? इसी तरह जो वेन्स हैं ये भी तीन लेयर से मिलकर बनी होती हैं। यूं करके। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं इन लेयर्स के स्ट्रक्चर को। जो आउटर लेयर है दैट इज द आउटर लेयर। तो दोनों की कंपोजिशन सेम होगी, मिडल लेयर वेरी करती है, वो मैं क्लियर कर दूंगा कैसे चेंज होती है। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक फाइबर्स। ये है आउटर लेयर की कंपोजिशन। इसी तरह वेन की आउटर लेयर ये भी
सेम कंपोजिशन रखेगी कि कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग और बीच में इलास्टिक लेयर्स, इलास्टिक फाइबर्स शामिल होंगे। इसके बाद आ रही है मिडल लेयर। मिडल लेयर को मैं दे रहा हूं स्ट्राइएशंस। क्लियर? इधर भी मिडल लेयर जो है वो स्ट्राइएटेड शो कर रहा हूं। जो मिडल लेयर है ना, इट इज कंपोज्ड ऑफ फर्दर 2 लेयर्स। यहां पर भी 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होती है स्मूथ मसल्स और दूसरी लेयर होती है इसमें भी इलास्टिक फाइबर्स की लेयर। क्लियर? इलास्टिक फाइबर्स की लेयर इसमें भी शामिल होती है। इसी तरह जो वेन के अंदर मिडल लेयर होगी, इट इज ऑल्सो मस्कुलर और इलास्टिक फाइबर्स। बस फर्क ये आएगा कि जो मिडल लेयर वेन्स में होती है इसकी कंपोजिशन तो सेम है लेकिन लेस थिक एज कंपेयर टू आर्टरीज। मतलब इसकी मस्कुलर लेयर भी थिन होगी आर्टरीज की निस्बत। इसमें इलास्टिक फाइबर्स की लेयर तो होगी लेकिन उसकी थिकनेस कम होगी, जिसकी वजह से वेन की मिडल लेयर जो है वो थिन होती है या लेस थिक होती है एज कंपेयर टू द आर्टरीज। अब हम बात कर रहे हैं जी इनर मोस्ट लेयर की। दिस लेयर इज द इनर मोस्ट लेयर, जो कि बनी हुई है किससे? एंडोथीलियल सेल से। सिंगल सेल की लेयर है, एंडोथीलियल सेल से मिलकर बनी है। इसी तरीके से जो वेन है इसके अंदर भी जो इनर लेयर है उसकी भी कंपोजिशन सेम होगी कि इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। क्लियर? तो ये कंपोजिशन थी आर्टरी और वेन्स की। इसी के साथ क्लिक करें कि जो आउटर लेयर है, मिडल लेयर और इनर लेयर, इसके और नाम भी हैं। जैसे इनर लेयर को हम कहते हैं, ट्यूनिका का वर्ड कॉमन होगा सब लेयर्स के साथ, ठीक है। जो इनर लेयर है इट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका इंटीमा, दोनों की। जो मिडल लेयर है इसको बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया, और जो इनर लेयर है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। क्लियर? तो ये इनके दूसरे नाम भी हैं, आउटर, मिडल और इनर लेयर्स के। अब हम बात करते हैं कैपिलरीज की। कैपिलरीज आर एक्चुअली मेड अप ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। अब एंडोथीलियल सेल्स चूंकि सिर्फ एक लेयर है, वन सेल थिक होती हैं, दैट्स व्हाई दे परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। किसका एक्सचेंज? मटेरियल्स का एक्सचेंज, मतलब गैसेस, फूड, वेस्ट मटेरियल, वाटर, इन सब का एक्सचेंज कौन करवाती है? कैपिलरी। दैट्स व्हाई आर्टरी जो है जब आर्टरियूल में डिवाइड होती है इट अगेन डिवाइड्स इनटू कैपिलरीज। रीजन क्या है कि इनका फंक्शन होता है कि टिश्यूज के जो सेल हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और उनसे वेस्ट मटेरियल को लेकर चले जाना। क्लियर हो गया? तो इसी वजह से एक तो कैपिलरीज की थिकनेस कम होती है और दूसरी बात ये कि इतना डेंस नेटवर्क होता है कि ये हर सेल के पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, मतलब आर्टरियूल इतनी ज्यादा ब्रांचिंग करता है कि तकरीबन हर सेल के साथ जो कैपिलरी है डायरेक्ट कांटेक्ट बना लेती है। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट नोट करिएगा कि जो कैपिलरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये सेल शो कर रहा हूँ ग्रीन से, ये है बॉडी का सेल यानी टिश्यू का सेल आप कह लें। तो कैपिलरी और टिश्यू के सेल के दरमियान ना डिस्टेंस होता है, यहां पर ब्लैक से मेंशन कर रहा हूं डॉट्स, दिस इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। क्लियर है? ये क्या होता है कि जब
कैपिलरीज न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही होती हैं, ये कैपिलरीज में से जब एक्सचेंज हो रहा होता है तो मटेरियल जो है कैपिलरीज के अंदर से लीक करता है। वो जो लीक्ड मटेरियल होता है वो यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है और इट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगर किसी चीज ने कैपिलरी से सेल में जाना है या सेल से कैपिलरी में आना है तो वो इस फ्लूइड के थ्रू ही पास करेगी। क्लियर? मतलब अगर मैं पाथवे ट्रेस कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, कि ब्लड ऑक्सीजन लेकर, चूंकि आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना, कि ब्लड ऑक्सीजन लेकर आ रहा है तो सेल तक कैसे जाएगी? तो पहले कैपिलरी से वो डिफ्यूज होगी इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से इंटर करेगी सेल में। इसी तरह जब सेल ने CO2 को रिलीज करना है तो डायरेक्टली कैपिलरीज में नहीं करेगा, पहले वो रिलीज करेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जाएगी कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि कैपिलरीज की एंडोथेलियल सेल मतलब सिंगल लेयर होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक्सचेंज पॉसिबल हो जाता है। तो आर्टरीज इस वजह से ब्रांच बनाती है ताकि हर सेल तक प्रॉपर नॉरिशमेंट की जा सके, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई किया जा सके। इसके बाद जब आर्टरी से ब्लड आता है इनटू आर्टरियोल, अब ये ऑक्सीजनेटेड है, न्यूट्रिएंट्स कैरिंग ब्लड है, ये आकर कैपिलरी के अंदर जब मूव करता है तो यहाँ पर साथ साथ एक्सचेंज भी कर रहा होता है मटेरियल्स का, टिश्यूज के सेल के साथ, जिस तरह मैंने यहाँ पर शो किया, ये एक्सचेंज भी कर रहा है। इसके बाद जब एक्सचेंज हो जाता है, ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है सेल से, ऑक्सीजनेटेड, चूंकि ब्लड ऑक्सीजनेटेड था ना, उसमें से ऑक्सीजन एक्सचेंज के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट गैदर्स इन द वेन्यूल, जो कि कैपिलरीज के दोबारा मिलने से बनता है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर्टरियोल डिवाइड करके कैपिलरी बनाता है, कैपिलरी इकट्ठी होकर यूनाइट करके वेन्यूल बनाती है, फिर वेन्यूल से ब्लड जाता है किसके अंदर? वेन के अंदर, और वेन इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि यूज हो चुकी है, ऑक्सीजन यूज हो चुकी है ना, तो नाउ इट इज कॉल्ड एज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये वेन का दूसरा करेक्टर है कि ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है। लेकिन दोबारा याद रखिएगा कि हर दफा ऐसा नहीं है, जब आप पल्मोनरी वेन की बात करेंगे तो इट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन वो एक ही केस है, नॉर्मली वेन्स के पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, एक पॉइंट है कि जी हम लोग पढ़ते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं दे कैन डायलेट एंड कॉन्स्ट्रिक्ट, ये डायलेट भी हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो जाती हैं। तो उसकी रीजन ये होती है कि जो मिडिल लेयर जहां पर स्मूथ मसल्स, जो स्मूथ मसल्स की बनी हुई है, यहां पर क्या होता है कि इसको कंट्रोल किया जाता है बाय टू सिस्टम्स। कौन कौन से सिस्टम इसको कंट्रोल करते हैं? एक इसको कंट्रोल कर रहा होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा इसको कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो दो सिस्टम हैं ये आपस में मिलकर मिडल लेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि नर्वस सिस्टम सिग्नल देगा या एंडोक्राइन सिस्टम सिग्नल देगा तो जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो आर्टरी का डायामीटर कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज वैसो कंस्ट्रिक्शन। इसे क्या बोलेंगे? वैसो कंस्ट्रिक्शन। इससे होगा क्या कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जब नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम से मैसेज आएगा, ऑर्डर आएगा, तो स्मूथ मसल रिलैक्स कर जाएंगे। जब ये रिलैक्स होंगे तो ब्लड वेसल डायलेट कर जाएंगी। जब ये डायलेट कर जाएंगी तो यहां पर हो जाएगी वैसो डायलेशन, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद जो कैपिलरीज होती हैं, ये मतलब टिश्यू को ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, ये भी एक तो वैसो कंस्ट्रिक्शन से कंट्रोल होता है ना, वैसो डायलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन से ब्लड कंट्रोल हो रहा है। उसी के साथ कैपिलरीज जब बननी होती है उससे थोड़ा सा पहले, यहां पर मैं शो कर रहा हूं ब्लैक से, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर बोलते हैं, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। इसका फंक्शन ये होता है कि अगर तो टिश्यू को ब्लड ज्यादा सप्लाई करना है तो ये स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नॉर्मल, क्योंकि पाथवे ओपन हो जाता है। अगर ब्लड सप्लाई कम करनी है तो जो ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है दैट इज कॉल्ड एज प्री कैपिलरी स्फिंक्टर।
तो अगर ब्लड फ्लो कम करना है तो सिंपल क्या होगा कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दीजिएगा, जिसकी वजह से ये पाथवे को क्लोज कर देगा और ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आते हैं वेन्स की तरफ। चूंकि वेन में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वेस्ट मटेरियल वाला ब्लड है, तो कोशिश होती है कि ये ब्लड यहां से वापस ना आ जाए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वेन्स के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज वॉल्व्स। क्लियर? वेन्स के अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, वॉल्व्स कह रहे होते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है या वेस्ट मटेरियल वाला ब्लड है वो वापस कैपिलरी में फ्लो ना कर जाए। क्लियर हो गया? सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, द पाथवे कि जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।